जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो। तो इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़े थे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई को स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा खर्च ना करें। व्हाट इज स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी क्या है। मनी सप्लाई पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज स्टॉक ऑफ मनी। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी, एग्जिस्टिंग इन एन इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स total quantity of money existing in an economy at a particular point of time irrespective of who hold it। मतलब स्टॉक ऑफ मनी ये बताती है कि जो इकोनॉमी के अंदर जो टोटल मनी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है, वो कोई भी होल्ड कर रहा है, उसे बोलते हैं स्टॉक ऑफ मनी। जैसे स्टॉक ऑफ मनी है, इसको अगर जैसे मान लीजिए जो पीपल है, गवर्नमेंट हो गया और एक हो गया बैंक। ओके, तो देखिए आप, जो पीपल 70% कर रहा है 100 रुपए है, हमारे एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में 100 रुपए है। क्या बोल रहा है स्टॉक ऑफ मनी, टोटल मनी एग्जिस्टिंग इन इकोनॉमी, वो कहीं भी हो, अगर वो पीपल के 70 रुपये हो गए, गवर्नमेंट के पास 20 रुपया है, 10 रुपया बैंक के पास हो गया, तो सब मिला के कितना हो गया 100 रुपये इकोनॉमी में पूरा है हम लोगों का। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं, अब मनी सप्लाई पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। ओके, तो चलिए इसको आप नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। स्टॉक ऑफ मनी क्या है एक बार फिर बता देता हूं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एग्जिस्टिंग इन इकोनॉमी। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो आपने स्टॉक ऑफ मनी लिख लिया होगा। स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है। स्टॉक ऑफ मनी होता था क्या, स्टॉक ऑफ मनी टोटल मनी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एग्जिस्ट इज एन इकोनॉमी एट ए पार्टिकुलर टाइम, इट इज स्टॉक ऑफ मनी। ओके, एट एनी फॉर्म, कोई किसी के पास भी हो, कोई होल्ड करे, उसे गवर्नमेंट करे, उसे पब्लिक करे, या उसे बैंक करे। ओके, अगर वो इकोनॉमी में लाई कर रहा है, मतलब वो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हो जाएगा स्टॉक ऑफ मनी। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मनी सप्लाई, जो टॉपिक का भी नाम है, और देखते हैं पहले मनी सप्लाई क्या होता क्या है। मनी सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे कुछ है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विथ द पब्लिक, उसमें पढ़ते थे पब्लिक गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, उसका मतलब पब्लिक भी आ गया उसमें। स्टॉक ऑफ मनी में पब्लिक भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया, बैंक भी आ गया, लेकिन इसमें साफ साफ बोला टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट ए पार्टिकुलर टाइम। उसमें पढ़ते थे इकोनॉमी में, इसमें पढ़ते हैं पब्लिक में। जो पब्लिक हेल्ड कर रही है, वो पैसा जो पब्लिक हेल्ड कर रही है, ओके, वो मनी जो पब्लिक हेल्ड कर रही है इकोनॉमी में, जो पब्लिक हेल्ड कर रही है। ओके, समझे, इसको लिख लेना। उसका देखिए मनी सप्लाई क्या होता है, ये तो समझ गए कि जो पैसा पब्लिक हेल्ड कर रही है। आरबीआई मेजर एंड पब्लिश वेरियस मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ओके, आरबीआई मेजर करती है मनी सप्लाई को, और वेरियस मेजर है उसको, जो मनी सप्लाई को मेजर करने का, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, समझे। ये लिख लीजिएगा, आरबीआई मेजर करती है मनी सप्लाई को। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मनी सप्लाई ओनली इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मैंने पहले बताया, वो इंडिविजुअल करे या बिजनेसमैन करे या बिजनेस फर्म करे, लेकिन इसमें क्या है, इट एक्सक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक क्रिएटिंग सेक्टर, मनी क्रिएटिंग सेक्टर। इट एक्सक्लूड, ये नहीं होती है कभी भी, मनी क्रिएटिंग सेक्टर को एक्सक्लूड करती है। मनी सेक्टर जो है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। किसमें इंक्लूड नहीं, मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई में सिर्फ पब्लिक है। गवर्नमेंट हो गया, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो मनी क्रिएटिंग सेक्टर में आ जाता है। जिसके कारण गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम है जो, वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आती है। ठीक है, आप नोट कर लेना इसको। तो मनी सप्लाई पढ़ लिया है,
मनी सप्लाई पढ़ लिया ना। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई जो हम लोग पैसा यूज करते हैं, वो हम लोग करे, पब्लिक करे, पब्लिक के रूप होना चाहिए। वो इंडिविजुअल करे, कोई भी इंडिविजुअल करे, हम करें, आप करें, कोई भी बिजनेसमैन करे, उसके पास जो पैसा है वो इंक्लूड होता है मनी सप्लाई के अंदर। एक्सक्लूड क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट पैसा रखी है, ओके, जो बैंक के पास पैसा है, बैंक के पास हम लोग का पैसा है वो नहीं, वो तो हम लोग का पैसा आता है। जो बैंक के पास पैसा है, जो बैंक का अपना अर्निंग का पैसा है, समझे, वो क्या, जो सेंट्रल बैंक के पास पैसा है, जो सेंट्रल बैंक के पास पैसा है जो रखा है, जो फॉरेन रिजर्व के रूप में है, वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आती है। ओके, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, पढ़ाएंगे, वीडियो लेके आएंगे, उसमें जो पैसा है वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आती है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आती है। तो मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों होता है, समझे? देखिए पॉइंट, 4 पॉइंट लिखा है। एक पॉइंट है हेल्प्स द आरबीआई फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। अगले लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखा है पहले मॉनेटरी पॉलिसी देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ये भी जो चैप्टर है पढ़ने मजा आएगा, और मॉनेटरी पॉलिसी से भी हर एग्जाम में प्रियोरिटी देखने को मिल जाएगा। क्या है? हेल्प्स द आरबीआई फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी में मैं टूल्स पढ़ाया हूँ, उसको वो क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है। हेल्प्स द आरबीआई को मदद करता है मॉनेटरी पॉलिसी को मेजर करने में। मॉनेटरी पॉलिसी जब बनता है तब अलग अलग डाटा को लाया जाता है, तो वो डाटा को हेल्प करता है, वो डाटा पहुँचाने में मनी पॉलिसी हेल्प करता है, समझे? मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी है वो डाटा पहुँचाने में। हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगा क्या सस्ता, मॉनेटरी पॉलिसी में बताए थे। फिर वही बात आ जाता है कि हेल्प द कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेंटेन लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। लिक्विडिटी क्या हो गया? तरल, जो पैसा तरल में है, जैसे मेरे पास जो कैश है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब जो इजीली हम किसी को भेज सकते हैं कि मेरे पास आ सकता है, दुकान में गया, मतलब वो लिक्विडिटी हो गया, वो लिक्विडिटी फॉर्म में होता है। तो मेंटेन लिक्विडिटी इन इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई को जानना। हेल्प मेजर हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, और ये जो है ना हेल्थ ऑफ इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी सही, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो मेजर करना है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट को लिख लेना। अगर एग्जाम में कभी भी पूछ देना, अभी एग्जाम में कभी भी पूछ दे कि मनी सप्लाई क्या होता है, व्हाई इज मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट, और पॉइंट में दे देगा। ओके, समझे? लिख लो पहले पॉइंट को। पहले हम लोग व्हाई मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं, चारों पॉइंट को लिख लिए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज डिपॉजिट, क्योंकि मनी सप्लाई को और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी एक डेफिनेशन याद रखना। व्हाट इज डिपॉजिट? डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट इज ए मनी केप्ट बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विथ बैंक। जो पैसा जो हम लोग बैंक में जाके रख देते हैं, बैंक को दे देते हैं, बैंक को सुरक्षित रखने के लिए देते हैं, समझे? मनी डिपॉजिट इज ए मनी केप्ट बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल है, हम आप करें या कोई इंस्टीट्यूशन कर ले, मान लीजिए आपका स्कूल ही, आपका कॉलेज ही, जो पैसा वो स्कूल का जो तिजोरी में नहीं रखेगी, बैंक को जमा कर देगी, इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो बैंक में रख दिया जाता है। देखो, ओके, डिपॉजिट वैसे बोर्डली 2 प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है बैंक डिपॉजिट, ओके, 2 क्लियर हैं, ओके, 2 प्रकार का। एक होता है बैंक डिपॉजिट, एक होता है बैंक डिपॉजिट, और एक होता है पोस्ट ऑफिस। एक होता है बैंक डिपॉजिट, एक होता है पोस्ट ऑफिस। ओके, देखो इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, ये लिख लेना, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसको कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पीएस, पोस्ट ऑफिस। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को रेगुलेट करती है, समझे? डिपॉजिट जो है 2 प्रकार की होती है, बोर्डली क्लासिफाई, बोर्डली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैंक डिपॉजिट, एक होता है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट जो होता है उसमें कॉमर्शियल बैंक आती है, जो भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक आती है। ओके, और इट इंक्लूड्स इन मनी सप्लाई, एमएस को लिख देता हूं मैं, मनी सप्लाई। ओके, मनी सप्लाई, और नॉट इंक्लूड
नॉट इंक्लूड्स। तो क्या बात है सर, जो पोस्ट ऑफिस में हम लोग जमा करते हैं, देखो पहली बात, पोस्ट ऑफिस में एक दो सेविंग अकाउंट है जिसको इंक्लूड किया जाता है, एक दो सेविंग अकाउंट है जिसको इंक्लूड किया जाता है। वो कौन कौन सा सेविंग अकाउंट है जी? इंदिरा विकास पत्रा, इंदिरा विकास पत्रा हो गया, ओके, ये हो गया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्रा, तीन मैं नाम बोल रहा हूं, हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्रा हो गया या इंदिरा विकास पत्रा। ये तीनों जो है, ये तीनों जो है नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड इन मनी सप्लाई। ये हम लोग पोस्ट ऑफिस का ये सब स्कीम्स होता है, पोस्ट ऑफिस में हम लोग जो ये स्कीम से पैसा जमा करते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में हम लोग कोई भी पैसा अगर जमा कर रहे हैं ना, वो नहीं, कुछ अगर सेविंग अकाउंट में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, सेविंग अकाउंट में, वो मनी सप्लाई के अंदर आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पोस्ट ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, पोस्ट ऑफिस वाला में लोग फंसते हैं। पहले पोस्ट ऑफिस में आप भाई, आपका खाता, आप पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी करा रहे हो या कोई भी अलग स्कीम से पैसा डलवा रहे हो, वो सेविंग अकाउंट के अंदर नहीं आता है, तो वो मनी सप्लाई में वो नहीं रहेगा, समझे। लेकिन अगर आप वो पैसा को सेविंग अकाउंट में रख रहे हो, सेविंग अकाउंट में, तो वो मनी सप्लाई के अंदर आएगा। लेकिन तीन ऐसे सेविंग अकाउंट्स है, अगर उसमें पैसा रख रहे हो तो वो आपका मनी सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। मतलब क्या बात है भैया, कि वैसे तो मनी सप्लाई के अंदर, पोस्ट ऑफिस में मनी सप्लाई के अंदर आएगा अगर आप सेविंग अकाउंट में रखे हो, लेकिन तीन ऐसा है स्कीम्स जिसके अंदर से आप अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो पोस्ट ऑफिस में, तो आपका वो पैसा मनी सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। वो तीन है, इंदिरा पत्रा, किसान विकास पत्रा और एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन तीनों में अगर आप पैसा डालते हो वही, तो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता। बाकी सारे सेविंग अकाउंट्स में पोस्ट ऑफिस में जाओ, इंक्लूड्स इन मनी सप्लाई। लेकिन वैसे तो ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, समझे। वैसे तो लगभग और इकोनॉमिक्स है। मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो होता है पोस्ट ऑफिस में, वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आते। ओनली सेविंग जो डिपॉजिट्स है वो आते हैं, उसमें भी तीन जो सेविंग डिपॉजिट्स है वो नहीं आते हैं। वो बैंक डिपॉजिट में क्या हाल है भैया, एक होता है कॉमर्शियल बैंक, वो जो कॉमर्शियल बैंक होता है, जितना एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये जितना बैंक है ये सब कॉमर्शियल बैंक आते हैं। इसको आरबीआई रेगुलेट करती है और इट इंक्लूड्स, इसमें जितना भी पैसा है ना वो मनी सप्लाई के अंदर आती है, समझे। वो आप एफडी करो जो मनी सप्लाई के अंदर आती है। चलिए और रुकिएगा थोड़ा, एक चीज़ और कर लेते हैं, उसके नोट्स कर लीजिएगा। जो डिपॉजिट, ओके, डिपॉजिट वैसे बोर्डली दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं, डिपॉजिट को दो प्रकार से और लिखा जाता है जो हम लोग करते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ओके, डिमांड डिपॉजिट। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट, और एक क्या होता है, टाइम। इससे अगले लेक्चर में भी ने पढ़ाया है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि हम लोग जो पैसा जमा किए हैं अकाउंट में, वो हम लोग गए, बोले बैंक में गए, आप बोले कि हमें पैसा दे दीजिए, फॉर्म भर दो तो आपको पैसा दे देगा। आपको यूपीआई की ओर से भेजना है, वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। आपका बैंक में खाता है, यूपीआई की ओर से यूपीआई में आपका वो पैसा है, तुरंत भेज दिए। यूपीआई से तुरंत किसी को पैसा भेज दिया, हो जाता है डिमांड डिपॉजिट के अंदर, तुरंत उठा सकते हो। ओके, वो कहता है विथड्रॉ बाय डिपॉजिटर विदाउट एनी शॉर्ट नोटिस पीरियड, मतलब बिना कोई भी टाइम या कोई भी नोटिस बिना हम लोग पैसा को उठा सकते हैं। ओके, विड्रॉल ऑन डिमांड, हम अपना डिमांड है तब हम उठाएंगे। इसका क्या होता है, इसका मेरा डिमांड अगर उठाते हैं, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है भैया, इसका क्या होता है, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तुरंत गए बैंक में लगे। ओके, यूज इन डे टू डे ट्रांजेक्शन, लिख लीजिएगा। ओके, डी टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन हो गया, समझे। ये हो गया डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट, देखिए डिमांड डिपॉजिट को हम लोग टाइम लायबिलिटीज भी बोलते हैं, और एक होता है टाइम डिपॉजिट या टाइम लायबिलिटीज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एफडी,
फिक्स्ड पीरियड, मनी विथड्रॉ इन द फिक्स्ड पीरियड। अब बोला कि जमा कर दिए, 7 साल बाद मैं आऊँगा और उठा के ले जाऊँगा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन सर इसका फायदा क्या है, उसमें तो इजी हो गया, हाई लिक्विडिटी हो गया, डे टू डे ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है। ओके, ये हो क्या होता है, कैन नॉट बी विथड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। मतलब कोई भी जो उसका पीरियड है, जो 7 साल के लिए जमा किए, तो उससे पहले आप उठा नहीं सकते उसे उसको। इसमें लेकिन ROI हाथ होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाई मिलता है आपको। जो इंटरेस्ट जमा करते हैं इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, इसमें कुछ 3% तक रहता है, इसमें 7% तक इंटरेस्ट रहता है, समझे। मेरा भी है, चलो लिख लेना इसको। ओके, तो जो पहले लिखवाया था लिख लिए होंगे। अब पढ़ते हैं मनी एग्रीगेट। मनी एग्रीगेट क्या होता है, मनी एग्रीगेट या डिफरेंट मेजर यूज्ड बाय RBI। मनी एग्रीगेट मैंने बताया था ना, मनी सप्लाई को नापने के लिए, मेजर करने के लिए RBI के द्वारा अलग मेजर लिया जाता है। तो मनी एग्रीगेट एक वैसा मेजर है, मनी एग्रीगेट यार डिफरेंट मेजर यूज्ड बाय RBI टू एस्टिमेट द टोटल मनी सप्लाई। टोटल मनी सप्लाई को एस्टिमेट करने के लिए RBI द्वारा एक जो टूल्स है उसमें से है मनी एग्रीगेट आता है, इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। ईच मनी एग्रीगेट इंक्लूड डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हर मनी एग्रीगेट, जो ईच मनी एग्रीगेट मतलब डिफरेंट टूल्स है मनी एग्रीगेट का। मनी एग्रीगेट मतलब मनी को एस्टिमेट करने के लिए अलग अलग टूल है। मनी के एग्रीगेट है डिफरेंट मेजर। मनी एग्रीगेट को मतलब मनी एग्रीगेट मतलब मनी सप्लाई को एस्टिमेट करने के लिए अलग टूल्स है। ओके, ईच मनी एग्रीगेट इंक्लूड्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ईच मनी एग्रीगेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी डिपॉजिट डिपेंडिंग ऑन देयर लिक्विडिटी। मतलब ईच जो हर मनी एग्रीगेट का जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, समझे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी का अलग कॉम्बिनेशन हो गया, वो डिपॉजिट हो गया डिपेंडिंग ऑन देयर लिक्विडिटी, मतलब टाइम डिपॉजिट हो गया, अलग अलग हो गया। मैं सब पढ़ता हूँ चारों। RBI के पास कितने हैं, 4 मनी एग्रीगेट को पब्लिश करता है। RBI पब्लिश 4 मनी एग्रीगेट। मनी एग्रीगेट क्या होता है, मनी एग्रीगेट या डिफरेंट मेजर used by RBI to estimate total money supply in economy। ओके, 4 मनी एग्रीगेट को हमको पढ़ना है जो RBI पब्लिश करती है, समझे। पहला आता है M1, M2, दूसरा आता है M2, तीसरा आता है M3, M4, 4 हो गया। M1 क्या हो, नैरो इकोनॉमी, सॉरी नैरो मनी। M2 हो गया क्या, M1 प्लस मनी kept in post office सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट होता है मनी सप्लाई का। ओके, RBI पब्लिश 4 मनी एग्रीगेट। पहला आता है M1 नैरो इकोनॉमी, सॉरी नैरो मनी। नैरो मनी क्या है, नैरो मनी हो जाएगा तुम्हारा वही मनी, मैं डायरेक्ट लिखता फुल फॉर्म। ओके, करेंसी जो मेरे के पास है, आपके पास जो करेंसी है, करेंसी के रूप में जो मनी सप्लाई आ रहा है, करेंसी हो गया। ओके, बैंक के में जो डिपॉजिट है, कॉमर्शियल बैंक में जो डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट। ओके, समझे क्या क्या भाई, एक है करेंसी, एक है सॉरी डिमांड डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में टाइम डिपॉजिट रहता है, इसमें नहीं, ओनली डिमांड डिपॉजिट आएगा। इसमें पहले करेंसी आ जाएगा। M1 में क्या आएगा भैया, करेंसी आ जाएगा जो आपके पास है। जो डिमांड डिपॉजिट क्या, जो इसलिए हम लोग कहीं कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कहीं भेज सकते हैं, वो आ जाता है नैरो मनी में, समझे। और एक आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में देखो डिमांड डिपॉजिट ही करते हो। अदर डिपॉजिट अगर कोई भी फॉरेन बैंक में तुम पैसा, तुम्हें अपना ही पैसा या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रख दिए हो, या IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक में कोई भी डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करती है RBI अपनी डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करती है। इंडियन वर्ल्ड बैंक हो गया, इंडियन मॉनेटरी फंड हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या फॉरेन कोई सेंट्रल बैंक है, उसमें जो RBI अपना डिमांड पैसा रखती है, डिमांड डिपॉजिट रखती है, वो हो गया तुम्हारा नैरो मनी। दूसरा होता है M2 में सब ये आ जाएगा, करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, अदर डिपॉजिट्स हो गया। लेकिन उसमें ये जो मनी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस में जो मनी है सेविंग अकाउंट में, M2 में वो भी इंक्लूड हो गया। तीसरा में क्या गया, तीसरा में कर देना। तीसरा में बोला कि सर M1 तो आएगा सारा,
इसमें पोस्ट ऑफिस वाला नहीं लेना, M3 में पोस्ट ऑफिस को मत लेना, M1 ले लेना, M3 में M1 लेना। करेंसी आएगा, डिमांड डिपॉजिट आएगा, अदर डिपॉजिट आएगा, प्लस इसमें टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, टाइम लाइबिलिटीज भी आएगा, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, समझे। जो M3 है ना, ये RBI यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, समझिए। यही M3 यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ये मनी एग्रीगेट जो है ना, ये यूज करती है इन्फ्लेशन को एनालाइज करने के लिए, महंगाई कितना है, महंगा वगैरह, महंगा सस्ता को एनालाइज करने, इन्फ्लेशन को एनालाइज करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, ओके, समझे, M3 यूज करती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं M4। M4 में क्या हो गया, M4 में आ गया M3। M3 में क्या पढ़े थे, सारा चीज CUDD और डिमांड टाइम डिपॉजिट M3 में आ गया। ओके, उसमें भी बस जोड़ लो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट प्लस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, मतलब इसमें आ गया। ओके, अब मैं आपको ना थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा सा एक टेबल बना के समझा देता हूँ, उसके बाद एक शानदार UPSC का क्वेश्चन करेंगे, समझे। पहले वाला PPT लिख लिया होगा, मतलब इससे पहले वाला जो लिख लिया होगा नोट्स जो था। अब देखो, मैंने बोला ना कि एक टेबल के रूप में समझा दूंगा, तो देखो ये टेबल है, एग्रीगेट यहाँ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। देखो M1 नैरो मनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, M1 नैरो मनी में पढ़े थे करेंसी होगा जो आपके पास है वो होगा, समझे, करेंसी। डिमांड डिपॉजिट यस होगा, टाइम डिपॉजिट नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस नहीं होगा, टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। M2 में क्या पढ़े थे, इसमें बड़े नैरो मनी वाला सब होगा, मतलब डिमांड डिपॉजिट और कैश करेंसी होगा। ओके, करेंसी के फॉर्म में मनी सप्लाई रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मन पोस्ट ऑफिस वाला ऐड हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस ऐड हो जाएगा, समझे। अब हम लोग पढ़ते हैं M3 बोर्ड मनी, मुझे समझाने की जरूरत है। M3 बोर्ड मनी में आ जाता है, करेंसी तो आएगा ही भैया, डिमांड डिपॉजिट आएगा भैया, इसमें टाइम डिपॉजिट आ जाएगा, समझे, इसमें टाइम डिपॉजिट आएगा, इसमें पोस्ट ऑफिस इंक्लूड नहीं होगा। याद रखना है M3, M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस इंक्लूड हो जाएगा, M1 के साथ। M1 में सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आएगा, जो इसलिए हम लोग करते हैं। आप मान लीजिए अभी मैं हूँ, जैसे मैं अब मेरे जैसे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट अगर नहीं है और मेरा मैंने FD भी कराया नहीं था, तो मैं मनी सप्लाई कर रहा हूँ ना, दुकान जा रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, किसी को पैसा भेज पा रहा हूँ मैं, जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, इससे तो हम लोग आ गए। अगर मेरा उसी में, अगर मेरा पोस्ट ऑफिस में खाता रहता तो मैं M2 में आ जाता है, पढ़ लो। M3 बोर्ड मनी, उसमें क्या होता है, उसमें टाइम डिपॉजिट छोड़ देना है, लेकिन जहाँ डिमांड डिपॉजिट दिख गया, सॉरी वहाँ उसमें क्या करना है, पोस्ट ऑफिस छोड़ देना और टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट दोनों को पकड़ना है। और M4 में क्या होगा, टोटल मनी सप्लाई, बॉडेस्ट, इसको बोलते हैं बॉडेस्ट मनी, टोटल मनी सप्लाई, सब पकड़ लो, टोटल मतलब टोटल, इसमें पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूड हो जाएगा, विथ टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। एक बार इसको अच्छा से कर लेना, पीछे वाला नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, ये लिख लेना। उसके चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, शानदार क्वेश्चन करते हैं, चलिए।